आज हम देखने वाले हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड न्यू प्रोटेक्शनिज्म। अगर हम नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात करें तो ये बहुत सारे हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है इंपोर्ट कोटास को। तो सबसे पहले हम इसको ही देख रहे हैं। अब इंपोर्ट कोटा क्या होता है, इसको समझने से पहले हम कोटा टर्म को समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब है। तो कोटा वर्ड का होता क्या है, इसका मतलब होता है ये क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है कि मान लो अगर हमारा नेशन ये डिसाइड कर देता है कि हमारे नेशन से दूसरे नेशन को किसी एक सर्टेन कमोडिटी का कितना अमाउंट भेजा जा सकता है, एक्सपोर्ट किया जा सकता है, अगर ये तय कर दिया जाए उससे ज़्यादा नहीं भेजा जा सकेगा तो हम कहेंगे वो एक्सपोर्ट कोटा है। उसी तरह से अगर ये डिसाइड कर दिया जाए कि दूसरे नेशन से किसी कमोडिटी का कितना अमाउंट हमारे नेशन में इंपोर्ट किया जा सकेगा, अगर इसको डिसाइड कर दिया जाए तो हम कहेंगे वो इंपोर्ट कोटा है। ठीक है, अब बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो नेशंस हैं वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कोटास को लगाते हैं। अब हम देख रहे हैं जो इंपोर्ट कोटा है उसका इम्पैक्ट क्या होता है, किसी इकोनॉमी पे उसका क्या असर देखने में आएगा। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट्स ऑफ एन इंपोर्ट कोटा, क्या असर देखने में आएगा इसका। अब इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस डायग्राम में हमें डिमांड दे रखा है ऑफ कमोडिटी एक्स, ये वाला जो कर्व है dx, ये शो कर रहा है डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स। उसी तरह से ये वाला कर्व जो है ये शो कर रहा है डिमांड ऑफ कमोडिटी, सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स। ठीक है, अब जब प्राइस $1 था, $1 प्राइस पे क्या हो रहा था, जो एक्स कमोडिटी है उसका डोमेस्टिक सप्लाई जो है वो 10 यूनिट्स हो रहा था, 10 यूनिट्स हो रहा था, और उसकी डिमांड $1 पे 70 यूनिट्स हो रही थी। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये सिचुएशन है तो ये इक्विलिब्रियम तो नहीं है, डिमांड कुछ है सप्लाई कुछ है। अब क्या किया गया, एक चीज नेशन ने डिसाइड कर दिया कि हम अपने नेशन में कमोडिटी एक्स का 30 यूनिट्स ही इंपोर्ट कोटा डिसाइड कर दिया गया, 30 यूनिट्स ही इंपोर्ट करेंगे। पर अगर हम देखेंगे गैप 70 और 10 के बीच में जो गैप है ये तो 60 यूनिट्स का है। तो अब अगर हम 30 यूनिट्स इंपोर्ट करा भी लें तभी हमारा डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं हो पाएगा $1 प्राइस पे। तो इस वजह से हम देखेंगे जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, और ये 30 यूनिट्स इंपोर्ट कराने पे अगर हमें इक्विलिब्रियम चाहिए तो हम देखेंगे वो $2 प्राइस पे अचीव किया जा सकता है। अब ये किस तरह से होगा, जब प्राइस $2 कर दिया गया तो हम देखेंगे सप्लाई हमारा 20 यूनिट्स हो गया, सप्लाई 20 यूनिट्स हो गया, यानी 10 यूनिट्स जो है ऑफ कमोडिटी एक्स सप्लाई बढ़ गया है। ठीक है, और इस $2 पे हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो डिमांड है वो भी कम हो गया है पहले के कंपैरिजन में। तो डिमांड घट के कितना हो गया है, 50 यूनिट्स हो गया है, पहले 70 था अब ये 50 हो गया है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं ये जो गैप अब कितने का है, 30 यूनिट्स का है। 50 का हमारे पास डिमांड है, 20 का हमारे पास डोमेस्टिकली सप्लाई हो रहा है, तो ये गैप कितना है, 30 यूनिट्स, जो कि हम इंपोर्ट करा लेंगे। तो अब 30 यूनिट्स को इंपोर्ट करा के हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में अपने नेशन के अंदर पहुंच पाएंगे $2 प्राइस पे, ये चीज हो सकेगी। अब अगर हम इंपोर्ट टैरिफ का जो इम्पैक्ट होता है उससे इसको कंपेयर करें तो हम कई सारी सिमिलैरिटीज पाएंगे। पहली सिमिलैरिटी कि जब हमने देखा था इंपोर्ट टैरिफ, इससे पहले वाला वीडियो अगर हम देखें तो जब इंपोर्ट टैरिफ लगाया गया था 100% का एड वैलोरम टैक्स लगाया गया था, तो उस केस में क्या हो गया था, प्राइस $1 से डबल होके $2 हो गया था, और हमने देखा था कि हमारा जो सप्लाई है वो बढ़ गया था, इस केस में भी ऐसा ही है, और हमारा जो डिमांड है वो रिड्यूस हो गया था, और इस केस में भी ऐसा ही है। ठीक है, उसमें एक यूनिक चीज और थी जो कि थी रेवेन्यू इफेक्ट, यानी वो वाला पैसा जो बेसिकली गवर्नमेंट को मिल पा रहा था। तो मान लो इस केस में अगर ऐसा कर दिया जाए, इंपोर्ट लाइसेंस दिया जाने लग जाए, इंपोर्ट लाइसेंस दिया जाने लग जाए, और हम बोले जो 30 यूनिट्स का सामान आ रहा है, ठीक है 30 यूनिट्स का सामान आ रहा है, उसके लिए $30 जो है वो गवर्नमेंट लगा दे, तो उस केस में ये जो हमारा बॉक्स है विच इज JHNM,
ये बॉक्स शो करेगा हमारा रेवेन्यू इफेक्ट, जो कि इम्पोर्ट टैरिफ वाले केस में भी शो कर रहा था। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ना अगर जो डिमांड है, डिमांड कर्व हमारा मान लो शिफ्ट हो जाए, तो पहले हमारा डिमांड कर्व था ये ब्लैक जो हमें दिख रहा है, डिमांड कर्व था, अब शिफ्ट हो गया, इंक्रीज हो गया और ये D-X बन चुका है। तो ऐसे केस में जो हमारा इम्पोर्ट कोटा है 30X का, उसके लगने की वजह से क्या होगा, प्राइस जो होगा और बढ़ जाएगा क्योंकि डिमांड बढ़ गया है, और हमारा जो इम्पोर्ट का कोटा है वो 30X ही है अभी भी। तो ऐसे केस में क्या होगा, प्राइस बढ़ के $2.5 हो जाएगा। ठीक है, अब $2.5 होने पर हम देखेंगे जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी वो 25 यूनिट्स हो जाएगा, जो कि पहले कम हो रहा था। और हम देखेंगे जो हमारा कंजम्पशन है, कंजम्पशन 55 यूनिट्स हो जाएगा, जो कि पहले 50 यूनिट्स हो रहा था। तो जब डिमांड बढ़ा, डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट हो गया, ऐसे केस में अगर हमारा इंपोर्ट कोटा लग रहा था तो हमने देखा प्राइस बढ़ गया, हमारा जो प्रोडक्शन इफेक्ट है वो भी पॉजिटिव है, पहले से ज़्यादा हो गया, 20 पहले था अभी 25 हो गया। और अगर हम देखें कंजम्पशन इफेक्ट, तो कंजम्पशन इफेक्ट भी हमारा इम्प्रूव हो गया है, पहले 50 यूनिट्स था और अभी हमारा 55 यूनिट्स हो गया है। इतना हुआ। अब ये गैप जो हमें दिखेगा 25 और 35, 25 एंड 55 के बीच में, डिमांड 55 यूनिट्स है और सप्लाई हमारा 25 यूनिट्स है, तो ये गैप हमारा इम्पोर्ट कोटा के थ्रू फुलफिल हो जाएगा, इम्पोर्ट्स के थ्रू फुलफिल हो जाएगा क्योंकि वो 30 यूनिट्स का था। अब ये केस हमारा इम्पोर्ट कोटा का है। अब मान लो जब डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाए और इम्पोर्ट टैरिफ वाला केस होता, तो रिजल्ट्स हमें किस तरह से डिफरेंट देखने में आते। तो अगर हमारा डिमांड कर्व मान लो शिफ्ट हो जाता फ्रॉम DX टू D-X, यानी ये ब्लैक लाइन जो हमारी दिख रही है इससे हमारा ब्लू लाइन की तरफ शिफ्ट हो जाता और 100% इम्पोर्ट टैरिफ लगाया गया होता, तो ऐसे केस में क्या होता, जो प्राइस है उसमें कोई चेंज देखने में नहीं आता। अब ये डिफरेंस है इम्पोर्ट कोटा और इम्पोर्ट टैरिफ के बीच में, उनके इफेक्ट्स के बीच में, तो इसको समझना जरूरी है। तो अगर डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट होता इम्पोर्ट टैरिफ वाले केस में, तो उस केस में हम देखते प्राइस में चेंज नहीं आता, जैसे अभी आया कोटा वाले केस में 2 से 2.5 हो गया, उस केस में प्राइस में चेंज नहीं आता, वो हमारा $2 का $2 ही रहता। साथ में और क्या होता, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो भी हमारा 20 यूनिट्स ही रहता, जबकि हमारा इम्पोर्ट कोटा वाले केस में ये इम्प्रूव हो गया था, हमने देखा था। इसके अलावा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो हमारा इम्प्रूव हो जाता, डोमेस्टिक कंजम्पशन 65 यूनिट्स हमारा चला जाता। अब ये बीच का जो हमें गैप दिख रहा है और 45 यूनिट्स, उसको फिर इंपोर्ट करा लिया जाता इन द केस ऑफ इंपोर्ट टैरिफ। ठीक है, तो ये इंपोर्ट टैरिफ और इंपोर्ट कोटा के इफेक्ट्स में डिफरेंस है, जहां पे इंपोर्ट कोटा के केस में हमने देखा प्राइस बढ़ गया, ठीक है, साथ में हमने देखा हमारा सप्लाई बढ़ गया और साथ में हमने देखा कि हमारा कंजम्पशन जो है वो इम्प्रूव हो गया। अब हमने इस वाले केस में देखा, टैरिफ वाले केस में, कि हमारा प्राइस उतने का उतना है, हमारा सप्लाई उतने का उतना है और हमारा जो कंजम्पशन इफेक्ट है वो इंपोर्ट कोटा वाले केस से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। तो इंपोर्ट कोटा वाले केस में जहाँ ये पहले 50 हो रहा था और डिमांड बढ़ा तो ये 55 हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे इंपोर्ट टैरिफ वाले केस में जहाँ पे पहले 50 था और डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ने के केस में हमने देखा ये इम्प्रूव होके कितना हो गया 65। तो हमारा कंजम्पशन इफेक्ट जो है वो इम्पोर्ट टैरिफ वाले केस में ज़्यादा देखने में आता है। तो अब हम कंपेयर कर लेंगे, अभी हमने देख ही लिया है, हम खुद से ही बता पाएंगे क्या डिफरेंस हमें वहां पे देखने में आया, उसको हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो क्या कंपैरिजन किस तरह से कंपेयर किया जा सकता है इंपोर्ट कोटा और एक इंपोर्ट टैरिफ को। तो इसका पहला पॉइंट अगर हम बोलें तो हम देखेंगे कि इंपोर्ट कोटा वाले केस में अगर हमें एक इंपोर्ट कोटा दे रखा है और हमारा डिमांड बढ़ जाए, तो ऐसे केस में हमारा जो डोमेस्टिक प्राइस है वो बढ़ जाएगा, साथ में हमने देखा हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने देखी कि जो इम्पोर्ट टैरिफ वाला केस था, यानी जब हमको एक सर्टेन इम्पोर्ट टैरिफ दे रखा है, उस केस में जब हमारा डिमांड बढ़ा
तो हमने देखा कि हमारा जो डोमेस्टिक प्राइस है और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो अनचेंज था, उसमें कोई चेंज नहीं आया था। अभी हमने डायग्राम से देखा है इसको, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आया था। साथ में हमने देखा जो कंजम्पशन था हमारा, कंजम्पशन और जो हमारा इम्पोर्ट है वो ज़्यादा बढ़ गया था एज कंपेयर टू इम्पोर्ट कोटा वाले केस के। तो ये चीज़ हमें देखने में आई थी। दूसरी चीज़ है जो एक डिफरेंस हम देखेंगे कि अगर कोटा वाले केस में इम्पोर्ट लाइसेंस जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो अगर गवर्नमेंट ऐसा करे कि वो लाइसेंस को कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑक्शन ना करे, तो इससे क्या होगा, इससे ऐसा हो सकता है कि कुछ फर्म जो है वो मोनोपोली प्रॉफिट जो है वो भी कमा सके, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है उस वाले केस में। तो इम्पोर्ट कोटा ऐसे केसेस में प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है जहाँ पे किसी और तरह से, किसी गलत तरह से जो है लाइसेंसेस को अटेन करने की कोशिश की जाए, करप्शन इन्वॉल्व हो सकता है। तो इकोनॉमी एज अ होल जो होगा वो सफ़र करेगा ऐसे केसेस में। और एक लास्ट चीज़ अगर हम बोलें तो ऐसा होता है कि इम्पोर्ट कोटा हमको पता है हमने कितना लगाया है, उसका विथ सर्टेनिटी हम बोल सकते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट हमको देखने में आएगा इकोनॉमी पे। पर ये सर्टेनिटी हमें तब देखने में नहीं आती है जब हम इम्पोर्ट टैरिफ लगाते हैं। इम्पोर्ट टैरिफ वाले केस में हमको नहीं पता होता है कि हम कितना टैरिफ लगाएं कि उस टैरिफ लगाने से जो रिजल्ट हम चाह रहे हैं वो हमको मिल पाए। तो एक ये दिक्कत हमको देखने में आती है टैरिफ वाले केस में। अब और कौन से नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं इंपोर्ट कोटास के अलावा, तो हम देख रहे हैं वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट है, टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव, इसके अलावा और कुछ रेगुलेशंस हैं। देन देयर आर इंटरनेशनल कार्टल्स, इसके अलावा डंपिंग है और पोर्ट सब्सिडीज, ये भी सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स के अंदर आते हैं। अब इनको हम बारी बारी डिस्कस करते जाते हैं। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स का मतलब होता है कि एक नेशन दूसरे नेशन को बोलता है कि वो खुद से उसके नेशन में ज़्यादा सामान ना भेजे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूएस और जापान की बात करें, तो ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन जो है अगर यूएस का सफ़र कर रहा था इन दी पास्ट, तो यूएस ने क्या किया, यूएस ने जापान को बोला कि वो वॉलंटरली उनके नेशन के अंदर ऑटोमोबाइल रिलेटेड सामान ज़्यादा ना भेजे। तो वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कि कोई दूसरा नेशन को बोला जाता है कि वो वॉलेंटरली उस नेशन के अंदर ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट ना करे। अब ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको बचाया जा सके। तो दूसरे नेशन को कई बार थ्रेटन भी किया जाता है कि हम ओवरऑल जो आपका ट्रेड हमारे नेशन के साथ हो रहा है उस पे रिस्ट्रिक्शन लगा के नुकसान कर सकते हैं आपका। तो ऐसा करके अक्सर दूसरे नेशन को राजी किया जाता है कि वो वॉलंटरली एक्सपोर्ट को रिड्यूस कर दें उस नेशन के साथ, किसी एक सर्टेन कमोडिटी को लेके ऐसा किया जाए। अब हमारे पास है टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रेगुलेशंस। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस आते हैं कि जब तक उन रेगुलेशंस को फुलफिल नहीं किया जाएगा, मीट नहीं किया जाएगा, तब तक ट्रेड जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है सेफ्टी रेगुलेशंस हैं जो कि ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ हेल्थ रेगुलेशंस होते हैं जो कि फूड प्रोडक्ट्स पे लगता है। तो ऐसे कुछ रेगुलेशंस हैं, जब तक ये पास नहीं होगा तब तक सामान को इंपोर्ट अपने नेशन के अंदर नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि कुछ नेशंस के अंदर गवर्नमेंट जो होती है वो रेगुलेशंस के थ्रू इस चीज को मैंडेटरी कर देती है कि कोई स्पेसिफिक सामान जो है उसका इस्तेमाल इंपोर्ट करके नहीं किया जाएगा, वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस ही इस्तेमाल किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। हर चीज को लेके नहीं, कुछ चीजों को लेके ऐसे कई बार रेगुलेशन बना दिए जाते हैं ताकि उस सामान की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको हम ज्यादा सपोर्ट कर सकें। इसके अलावा हम देखते हैं रिसेंट ईयर्स में एक चीज आ गई है जिसे हम कहते हैं बॉर्डर टैक्स। तो बॉर्डर टैक्स में क्या हो जाता है, कई बार हम ऐसा देखेंगे कि जो सामान हमारे नेशन से दूसरे नेशंस में जा रहा है, कई बार उसे इंटरनली कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिबेट दे दी जाती है ताकि जब वो दूसरे नेशन में जाए तो वो सस्ता जाए, ज्यादा प्राइस उसका हाई ना हो इतना। और जब दूसरे नेशन से सामान हमारे नेशन के अंदर आएगा तो कई बार ऐसा होता है उसमें जो नॉर्मली टैरिफ लगता है वो तो लगेगा ही, उसके साथ में जो होता है एक और टैक्स लगा दिया जाता है ताकि उसका प्राइस हाई हो जाए और नेशन के अंदर जो भी उस सामान को मंगा रहा है तो उसको वो चीज महंगी पड़ेगी।
तो इस तरह से हम एक्सपोर्ट को एनकरेज कर रहे हैं और इंपोर्ट को हम थोड़ा सा डिस्करेज कर रहे हैं। इन सब के अलावा इंटरनेशनल कई तरीके के अग्रीमेंट्स होते हैं कमोडिटीज को लेके, तो उनको भी फुलफिल किया जाता है, तभी इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल होता है। तो ये हमारा हो गया। देन वी हैव इंटरनेशनल कार्टल्स। अब कार्टल्स क्या होते हैं? कार्टल्स होते हैं कि कुछ सप्लायर्स या कुछ प्रोड्यूसर्स किसी एक सर्टेन सामान की, वो क्या करें, वो साथ में आ जाते हैं। वो साथ में आके एक कार्टल फॉर्म कर लेते हैं, ताकि प्राइस बहुत ज्यादा जो है उनको नीचे ना करना पड़े, लोअर ना करना पड़े, और पूरे कार्टल को बेनिफिट हो। नहीं तो जैसे मानो अगर 5 प्रोड्यूसर्स हैं किसी सामान के, इसमें नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, तो मान लो अगर 5 प्रोड्यूसर्स हैं किसी सामान के, अब क्या होगा, अगर आपस में ये लोग compete करेंगे तो प्राइस लोअर होता चला जाएगा। प्रोड्यूसर जब आपस में कंपटीशन करते हैं तो कई बार प्राइसेस उनको कम करने पड़ जाते हैं सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो ये हो जाएगा। पर अगर वो कार्टल फॉर्म करेंगे तो कार्टल में एक सर्टेन प्राइस पे एग्रीमेंट हो जाता है और बहुत सारे तरीके के कार्टल्स बनते हैं। तो कई बार इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे कार्टल्स को फॉर्म किया जाता है, ताकि ताकि पूरा ग्रुप जो है उसको बेनिफिट हो सके। तो ऐसे कार्टल जो होते हैं डोमेस्टिकली जो होते हैं, कई नेशंस के अंदर इलीगल डिक्लेयर किए जाते हैं। यानी एक नेशन के अंदर ऐसा नहीं होगा कि कोई एक सर्टेन सामान को प्रोड्यूस करने वाले सारे सप्लायर्स एक साथ में हो जाएं और प्राइसेस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर दें। मतलब डिमांड और सप्लाई के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से एक मोनोपोलिस्ट प्राइस जो है उसको डिसाइड करते हैं, और लोगों को उतने पे ही उसको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। पर इंटरनेशनली ऐसे कार्टल्स होते हैं, और इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है ओपेक, OPEC, विच इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये जो होता है, ये क्रूड ऑयल को लेके एक कार्टल है, और ये बहुत ज्यादा अभी भी चल रहा है। देन वी हैव डंपिंग। अब डंपिंग का क्या मतलब होता है? डंपिंग का मतलब होता है जब हम क्या करें, हम किसी सामान को एक्सपोर्ट करें, किसी कमोडिटी को एक्सपोर्ट करें और दूसरे नेशंस में उसको बिलो कॉस्ट बेचें। या तो बिलो कॉस्ट बेचें, या हम ऐसा करें कि उस सामान को डोमेस्टिकली तो हम ज्यादा प्राइस पे बेच रहे हैं, पर कंपैरेटिवली दूसरे नेशंस के अंदर उसे डोमेस्टिक प्राइस से कम प्राइस पे बेच रहे हैं। इसको डंपिंग कहा जाता है। अब डंपिंग के हम देख सकते हैं 3 टाइप्स हैं, जो कि है पर्सिस्टेंट डंपिंग, देन वी हैव प्रेडेटरी डंपिंग, और है हमारे पास स्पोरैडिक डंपिंग। तो 3 तरीके की डंपिंग पॉसिबल है। अब होता क्या है, जो परसिस्टेंट डंपिंग है, इसके अंदर क्या होता है? परसिस्टेंट डंपिंग के अंदर जो सप्लायर है, प्रोड्यूसर है, वो क्या करेगा, जो नेशन के अंदर प्राइस जो है वो काफी हाई रखेगा, और दूसरे नेशंस के अंदर प्राइस को कम उस पे बेचेगा। तो इंटरनेशनली कम प्राइस में सामान को बेचेगा, तो नेशन के अंदर एज मोनोपोलिस्ट बिहेव करेगा, और दूसरे नेशंस के अंदर वो एज मोनोपोलिस्ट बिहेव नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से ये चीज चलती है। इसके अलावा दूसरा हमारे पास है प्रेडेटरी डंपिंग। ये क्या होता है? इसके अंदर हम देखते हैं टेम्पररी काम किया जाता है। तो किसी कमोडिटी को टेम्पररी हम देखते हैं ऐसा किया जाता है, लो कॉस्ट पे, बिलो कॉस्ट पे बेचा जाता है, या नेशन में जो कॉस्ट है उस चीज की, उससे काफी कम प्राइस पे दूसरे नेशंस के अंदर बेचा जाता है। अब ये क्यों किया जाएगा? इससे ये फायदा हो सकता है कि कुछ टाइम के अंदर उस नेशन में उस सामान के जो सप्लायर्स हैं, उनको इतना ज्यादा कंपटीशन फेस करने को मिलेगा कि शायद वो धीरे धीरे करके इस काम से हट ही जाएंगे। तो फिर दूसरे नेशन के अंदर इस इंसान को बहुत ज्यादा पावर मिल जाएगा, फिर वो प्राइजेस को वापस से रेज कर सकता है। तो ये होता है। देन वी हैव स्पोरैडिक डंपिंग। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ओकेजनली ऐसा किया जाएगा, ओकेजनली किसी कमोडिटी को बिलो कॉस्ट पे या लोअर प्राइस पे डोमेस्टिकली ज्यादा प्राइस पे, और दूसरे नेशंस के अंदर लोअर प्राइस पे बेचा जाएगा। तो इस तरह से ये होता है। अब इसको कैसे काउंटर एक्ट किया जाए? तो इस जैसे प्रिडेटरी डंपिंग है, उसको काउंटर एक्ट करने के लिए कई बार क्या किया जाता है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा दी जाती है। तो जब ऐसा पता चल जाता है कि कोई नेशन डंप कर रहा है हमारे देश में सामान को, तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा, उस नेशन पे उस सामान को लेके एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा दी जाएंगी उस सामान के सप्लायर पे। तो फिर प्राइजेस जो हैं वो ठीक ठाक हो जाएंगे। तो इसको उस नेशन को डंपिंग का फायदा नहीं हो पाएगा। तो ये किया जा सकता है प्रेडेटरी डंपिंग को काउंटरैक्ट करने के लिए। इसके अलावा कई बार नेशंस जो है, ऐसी बात जब पकड़ में आ जाती है कि डंप किया जा रहा है सामान उनके नेशन में, किसी एक स्पेसिफिक सामान को डंप किया जा रहा है, तो कई बार थ्रेट भी करते हैं दूसरे नेशन को कि आप जो ये कर रहे हैं गलत है और इसके लिए हम क्या एक्शन लेंगे। तो ये सब चीजें भी की जाती है। अब हमारे पास में है एक्सपोर्ट सब्सिडीज। तो एक्सपोर्ट सब्सिडीज क्या होती हैं?
एक्सपोर्ट सब्सिडीज जो होती हैं वो डायरेक्ट पेमेंट होती है, यानी हमारे नेशन से जो लोग दूसरे नेशन में सामान को एक्सपोर्ट करने वाले हैं उसे कुछ तरीके की सब्सिडीज दे दी जाती है। अब जब सब्सिडी दे दी जाएगी तो उनके जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगे और वो कम प्राइस पे दूसरे देश में सामान को बेच पाएंगे। तो एक ये काम कर दिया जाता है, पर इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स के अंदर एक्सपोर्ट सब्सिडीज को इलीगल माना जाता है, क्योंकि इससे प्राइस को मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो ऐसे एक्सपोर्ट सब्सिडीज को काउंटरैक्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पे काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगाई जा सकती हैं। जैसे मानो अगर कोई दूसरा नेशन है वो क्या कर रहा है, वो एक सर्टेन सामान के लिए अपने नेशन में बहुत ज्यादा छूट दे रहा है, एक्सपोर्ट की सब्सिडी दे रहा है। ठीक है, अब वो सामान हमारे नेशन में आया तो वो सामान तो बहुत सस्ता हो जाएगा हमारे नेशन के अंदर, तो हमारे जो डोमेस्टिक सप्लायर्स हैं उस सामान के उसको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो क्या किया जाएगा, हमारे नेशन के थ्रू उस सामान के ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगा दी जाएंगी। तो अब काउंटर वेलिंग ड्यूटीज के लगने की वजह से वो जो सब्सिडी दी गई थी उस सामान को उनके नेशन में, उसके इफेक्ट को खत्म कर दिया जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट सब्सिडीज के क्या इफेक्ट होते हैं। तो हमारा टॉपिक है पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट्स ऑफ एन एक्सपोर्ट सब्सिडी। ये जो कर्व है ये डिमांड कर्व है ऑफ कमोडिटी एक्स ऑफ नेशन टू, और ये सप्लाई कर्व है ऑफ कमोडिटी एक्स ऑफ नेशन अगेन टू। तो ये हो रहा है, और नेशन टू जो है वो हमारा एक स्मॉल कंट्री है। तो इस नेशन में क्या हुआ, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्ट पे सब्सिडी देगी, पर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट पे सब्सिडी देगी ऑफ $0.50। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं देने से पहले क्या हो रहा है सब्सिडी, और देने के बाद में क्या असर हमको देखने में आएगा। तो बिफोर सब्सिडी क्या केस था, बिफोर सब्सिडी प्राइस था 3.5। इस प्राइस पे हम देख रहे हैं जो डिमांड है वो डिमांड हमारी 20 यूनिट्स हो रही है ऑफ कमोडिटी एक्स, और जो हमारी सप्लाई है सप्लाई हो रही है 35 यूनिट्स। ठीक है, तो इस केस में क्या होता, ये जो 15 यूनिट्स हमको दिख रहा है स्पेस, यानी 35 - 20, 15 का जो स्पेस है, इतना 15 यूनिट्स ऑफ एक्स को एक्सपोर्ट कर दिया जाता। तो हम देख रहे हैं नेशन टू जो है वो एक्सपोर्टर है ऑफ कमोडिटी एक्स। अब क्या हुआ, अब जब नेशन टू की गवर्नमेंट ने ऐसा करा कि प्रोड्यूसर को एक्सपोर्ट पे पर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट पे पर यूनिट ऑफ एक्स के एक्सपोर्ट पे $0.50 का सब्सिडी देने लगे। तो क्या हुआ, तो डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूसर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के लिए उस सामान का प्राइस हो गया $4। $4 हो गया, इंटरनेशनली सस्ता हो जाएगा बट डोमेस्टिकली उसका प्राइस बढ़ गया। अब हम देखेंगे क्या हो रहा है, इस प्राइस पे जो डिमांड है वो 10 यूनिट्स का हो रहा है, और जो सप्लाई है वो 40 यूनिट्स का हो रहा है। तो ये जो स्पेस है ऑफ 30 यूनिट्स ऑफ एक्स, इतना एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा दूसरे नेशन को। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं इससे कितना फायदा कितना नुकसान देखने में आ सकता है, तो हम देखेंगे जो कंज्यूमर है उसका सरप्लस रिड्यूस हो गया है बाय दिस स्पेस, जो हम बोल रहे हैं ए डैश, बी डैश, एच डैश एंड देन जी डैश। ये जो एरिया है जो इस वाले को इंक्लूड कर रहा है, इस रीजन को और ये वाले रीजन को, इन दोनों का एडिशन जो एरिया पूरा में दिख रहा है उतना कंज्यूमर सरप्लस रिड्यूस हो गया है। ठीक है, और जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस कितना इंक्रीज हो गया है हम देखेंगे, जो ये पूरा रीजन है विच इज जे डैश, जी डैश, ए डैश एंड दिस इज सी डैश, ये पूरा एरिया जो है इतना कंज्यूमर सरप्लस जो हमारा है वो इंक्रीज हो गया है। सब्सिडी दिया गया और सप्लाई बढ़ रहा है, प्राइस क्योंकि बढ़ गया है डोमेस्टिकली, तो अब जो इंक्रीज किया जाएगा प्रोडक्शन सप्लाई जो इंक्रीज किया जाएगा तो उसके कॉस्ट में, तो उसका कॉस्ट जो बढ़ेगा ये उसको शो कर रहा है, प्रोडक्शन की कॉस्ट में जो इंक्रीमेंट आएगा ये वाला रीजन उसको शो कर रहा है। अब ये तब हो रहा है जब ये एक स्मॉल कंट्री केस है, अगर ये एक लार्ज कंट्री केस होता तो चीजें इससे थोड़ी सी अलग देखने में हमको आती। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा जो कंज्यूमर है उसको नुकसान हो रहा है, उसका सरप्लस रिड्यूस हो रहा है, और जो प्रोड्यूसर है उसका सरप्लस इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा सब्सिडी का इम्पैक्ट है। अब हम देख सकते हैं, अब हमारे पास है द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। तो इसमें क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं इस चीज के लिए कि हमको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा डोमेस्टिक
प्रोड्यूसर्स को, इसको लेके क्या आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं तो वो हम देख रहे हैं। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो है वो रिक्वायर्ड है ताकि हम डोमेस्टिक लेबर जो है उसको प्रोटेक्ट कर सकें अगेंस्ट चीप फॉरेन लेबर। तो दूसरे नेशन में अगर जो लेबर है वो सस्ता है और हमारे नेशन में लेबर अगर महंगा है, तो जरूरी हो जाता है अपने लेबर को प्रोटेक्ट करना फॉरेन चीप लेबर से। तो ये एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि रिस्ट्रिक्शंस इसलिए रिक्वायर्ड है। पर हम कहते हैं कि ये जो आर्गुमेंट है ये फेलिशियस है और ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीजन ये है कि अगर ऐसा है भी कि दूसरे नेशन में जो लेबर है वो सस्ता है और अपने नेशन में लेबर महंगा है, अगर ऐसा कंडीशन है भी, तब भी हम लेबर की कॉस्ट को डोमेस्टिकली रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम प्रोडक्टिविटी जो है लेबर की उसको इंक्रीज कर दें। यानी अब्रॉड में जो प्रोडक्टिविटी है उससे अगर अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर दें तो भी हम लेबर कॉस्ट को कम कर सकते हैं। एक तो ये चीज है। देन अगर ये नहीं भी होता है तभी भी हम कंपैरेटिव एडवांटेज का इस्तेमाल करके बेनिफिशियल ट्रेड को प्रमोट कर सकते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो अगर किसी नेशन के अंदर लेबर चीप है, तो उस नेशन को अगर लेबर इंटेंसिव कमोडिटी को प्रोड्यूस करने को दे दिया जाए, तो ये भी एक तरीका हो सकता है जिसके थ्रू हम ट्रेड को फिर भी आगे बढ़ा सके। एक और आर्ग्यूमेंट जो दिया जाता है ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के लिए वो होता है साइंटिफिक टैरिफ। तो इसमें बोला जाता है कि जो टैरिफ रेट है, एक ऐसा टैरिफ रेट लगाया जाना चाहिए जिससे जो सामान नेशन के अंदर इंपोर्ट हो रहा है उसका प्राइस जो है डोमेस्टिक प्राइसेस के बराबर हो जाए। तो एक ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि इस तरह से भी चीज़ों को किया जा सकता है। पर इससे नुकसान ये होता है कि इससे इंटरनेशनल प्राइस में जो डिफरेंसेस हैं उसका बेनिफिट नहीं हो पाता है एक नेशन को, यानी जो कंज्यूमर्स हैं उनको इंटरनेशनल प्राइस डिफरेंसेस का फायदा नहीं उठाने मिल पाता है। तो इसमें ये है दिक्कत। अब एक चीज और जो कई बार आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि किस तरह से हमको ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए, क्यों लगाए जाते हैं जनरली। तो एक चीज बोली जाती है कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाने से जो डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम किया जाता है, और बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरी बात बोली जाती है कि नेशन का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको भी ठीक करने की कोशिश की जा सकती है, डेफिसिट को ठीक करने की कोशिश की जा सकती है इन चीज़ों के थ्रू, इन रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू। तो इसके अगेंस्ट जो आर्गुमेंट दिए जाते हैं कि अगर कोई नेशन ऐसा करे कि वो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाए ताकि उनके नेशन में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको रिड्यूस किया जा सके और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उनके नेशन में उसको भी ठीक किया जा सके। तो अगर ऐसा होगा तो जो दूसरा नेशन है जिसको उनके इस ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है, उनके नेशन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनके ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाने से सामान जो है वो फ्रीली फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो वो नेशन हो सकता है रिटेलिएट करे और फिर ओवरऑल सबको ही नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसके लिए एक ये आर्गुमेंट दिया जाता है। अब एक्चुअली अगर हम देखें तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इन चीज़ों को लेके कुछ और हो सकता है क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं और हम जो चीज़ें देख रहे हैं वो एक डेवलप्ड नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि हमारा नेशन खुद ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को चाहेगा कि लगी ताकि हम अपने नेशन में एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा जनरेट कर पाएं और अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो अक्सर डेफिसिट में रहता है उसको ठीक कर पाएं। तो पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है, पर हम बुक के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स इसके अगेंस्ट दिए जा सकते हैं। देन वी हैव द इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गुमेंट। तो हमारा एक आर्गुमेंट है इन्फेंट इंडस्ट्री का आर्गुमेंट जो अक्सर नेशंस दिया करते हैं। अगर एक नेशन है वहां पे कोई इंडस्ट्री जो है अभी इन्फेंसी में है, यानी बहुत ज़्यादा टाइम उसको नहीं हुआ है प्रोडक्शन करते हुए, प्रोडक्शन का स्केल इतना बड़ा नहीं है, अभी इतना डेवलप नहीं है वो वाला इंडस्ट्री, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कई बार ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं ताकि एक बार जब वो फॉरेन कंपटीशन के लायक हो जाए, इसका भी प्रोडक्शन का स्केल उतना ज़्यादा अच्छा हो जाए ताकि दूसरे नेशंस में जो प्राइजेस चल रहे हैं उसको ये भी compete कर पाए, तब तक के लिए इसको थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है। एक काम ये किया जाता है और इसको फिर हर कोई मानता है कि हाँ ये ठीक बात है कि अगर नेशन में कोई एक इंडस्ट्री ठीक से अभी नहीं वर्क कर पा रहा है, इन्फेंसी के स्टेज में है, तो उसको टाइम देना ही पड़ेगा ज़्यादा ग्रो करने के लिए, जब तक कि वो दूसरे नेशन से compete करने के लायक नहीं हो जाए। पर इसके अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट्स नेशंस देते हैं जिनको इसकी वजह से नुकसान होता है, वो ये बोलते हैं कि पहली बात तो ये है कि किस बेसिस पे बोला जाए कि कौन सा जो इंडस्ट्री है
उसको हम इन्फेंट कंसिडर कर सकते हैं, इन्फेंट इंडस्ट्री कंसिडर कर सकते हैं, और किसको ना करें। तो ये डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है। दूसरी बात ये बोली जाती है कि एक बार आपने किसी नेशन में किसी इंडस्ट्री को इन्फेंट इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दिया, तो उसको उस लिस्ट से रिमूव करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। दूसरी बात ये है, इसके अलावा एक चीज बोली जाती है कि बजाय कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, इंटरनेशनली ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, इससे अच्छा ये होगा कि हम इन इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज देके इनको थोड़ा सा सपोर्ट कर दें। तो एक ये बात बोली जाती है। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी है जिसके एक्सटर्नल जो काफी एक्सटर्नल इकोनॉमी जनरेट कर रही है, यानी सोसाइटी को बहुत ज्यादा बेनिफिट उसकी वजह से हो पा रहा है। कोई एक इंडस्ट्री है, अब उस इंडस्ट्री में क्योंकि बड़े सारे लोग काम करते हैं, काम सीखते हैं, फिर वो काम सीख के किसी और इंडस्ट्री में काम करने को और इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर देते हैं, नए लोग आते हैं, वो कुछ सीखते हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि उस इंडस्ट्री का एक फायदा तो होता ही है, जो नॉर्मली हर इंडस्ट्री का होता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सब कुछ होगा, पर उसके साथ साथ ये एक्सटर्नल इकोनॉमी भी जनरेट कर रही है, कई सारे लोगों को काम भी सिखा रही है, तो ये सारे एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो है वो भी दिख रहे हैं। तो ऐसा होगा कि अगर आप ऐसे इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हो, गवर्नमेंट ऐसे इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा के, तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता है, तो ये लगाया जा सकता है। पर फिर इसके लिए जो कई बार आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट दिए जाते हैं, वो ये दिया जाता है कि ऐसे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बजाय बेटर होगा कि ऐसे इंडस्ट्रीज को ज़्यादा सब्सिडी दे दिया जाए, और जो ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज जनरेट करते हैं, यानी जैसे मानो प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सोसाइटी को नुकसान ज़्यादा हो रहा है, ऐसे इंडस्ट्रीज को डिस्करेज करने के लिए टैरिफ लगाने के बजाय उन पे टैक्सेशन जो है, डायरेक्ट टैक्स इम्पोज किया जा सकता है। तो इसके लिए कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं। तो हमने जो ये जितनी भी बातें डिस्कस की, वो सारे पॉइंट्स अक्सर डेवलपिंग नेशंस उठाते हैं कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको लगाना पड़ेगा ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। और जो हमने अगेंस्ट बातें करी, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो उन बातों को उठाते हैं कि इससे ये नुकसान हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसे करके। तो पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है, जिसको जिससे बेनिफिट हो। अब हम देख रहे हैं स्ट्रैटेजिक ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब इसको लेके बड़े सारे लोग आगे आ रहे हैं, और इसमें ये बोला जाता है कि अगर एक नेशन है, वो कंपैरेटिव एडवांटेज अगर क्रिएट कर सकता है कुछ चीज़ों को लेके, कंप्यूटर्स है, सेमीकंडक्टर्स है, टेलीकम्युनिकेशन है, ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज को लेके जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा नेशन को बेनिफिट करने वाला है, तो ऐसे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल इकोनॉमीज भी जनरेट करेगा और इन फ्यूचर उस नेशन को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब ये वाला आर्ग्यूमेंट जो है, ये कुछ कुछ हमारा पिछले आर्ग्यूमेंट जैसा ही है, पर जो पुराने वाले आर्ग्यूमेंट्स हमने देखे, वो अक्सर डेवलपिंग नेशंस देते हैं कि हमको टाइम दीजिए, हमारी इंडस्ट्रीज अभी इन्फेंसी के स्टेज में है, वो सारी चीजें। और इसके सपोर्ट में स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी जो है, इसके सपोर्ट में कई बार कई सारे जो नेशंस हैं, डेवलप्ड हैं और इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जिन नेशंस में है, उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए कई बार ये आर्ग्यूमेंट्स वो लोग देते हैं कि अपने नेशन के अंदर कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, उसको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि ये उस लेवल पे पहुंचे, और उन नेशन को इन फ्यूचर इससे बेनिफिट ज़्यादा हो पाए। तो ये सारे काम जापान ने कई बार किया है। 1950s में उसने अपने स्टील इंडस्ट्री को इसको लेके सपोर्ट करने की कोशिश की, सेमीकंडक्टर्स को सपोर्ट करने की कोशिश की इन 70s एंड 80s। तो ये सारी चीज़ें कई सारे नेशंस एक्चुअली कर रहे हैं, नॉट जस्ट जापान। अब क्या होता है कि जो नेशंस इस बात पे अग्री भी करते हैं कि हाँ ये ठीक बात है कि हर नेशन को क्या करना चाहिए, ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज को ग्रो करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे इन इन फ्यूचर उस नेशन को बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सटर्नल इकोनॉमीज को जनरेट करेगा। पर वो नेशन भी इस बात को मानते हैं कि यहाँ पे कुछ डिफिकल्टीज हैं। अब डिफिकल्टीज किस तरीके की? तो डिफिकल्टीज ऐसी हैं कि किस इंडस्ट्री को पिक किया जाए, किस इंडस्ट्री को पिक किया जाए जो फ्यूचर में एक्चुअली काफी बड़े लेवल पे एक्सटर्नल इकोनॉमीज को जनरेट करेगा। ऐसे इंडस्ट्रीज को पिक करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, ताकि कुछ अच्छी पॉलिसीज को बना के उसको फेवर किया जा सके, उनको पिक करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। इस बात पे काफी अग्री करते हैं लोग। इसके अलावा एक आर्ग्यूमेंट ये होता है कि अगर एक नेशन ऐसा करता है कि अपने नेशन में इन चीजों को ज्यादा सपोर्ट करेगा, तो फिर से यही होगा कि इस नेशन के लिए चीजें अच्छी हो जाएंगी,
पर दूसरे नेशन जो हैं जो इस नेशन में उन सामानों को भेजना चाहेंगे और उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, उनको इससे नुकसान होगा, फिर हो सकता है वो नेशंस रिटेलिएट करें, तो वो वाली बात वापस से यहाँ पे भी आ जाती है। तो फिर बाद में एट द एंड यही बोला जाता है कि फ्री ट्रेड ही सबसे ज्यादा बेस्ट पॉलिसी है। अब हम स्ट्रैटेजिक ट्रेड और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को गेम थ्योरी की हेल्प से समझ सकते हैं। तो मान लेते हैं कि क्या हो रहा है, दो नेशंस हैं और उन दोनों नेशंस की एक एक फर्म है। तो एक फर्म हमको दिख रही है फर्म ए एंड द अदर वन इज फर्म बी। दो फर्म है और दोनों फर्म जो है एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस करने का काम करती है। तो अगर हम ऐसा माने एक नया एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर मान लो बी जो है वो प्रोड्यूस करने का डिसीजन लेता है और ए भी बोलता है मैं भी प्रोड्यूस करूंगा, ऐसे केस में दोनों को नुकसान है। ठीक है, -10 का लॉस है। अब क्या होगा, अगर बी जो है वो प्रोड्यूस करने का डिसीजन लेता है, ए बोलता है मैं प्रोड्यूस नहीं करूंगा, तो बी को 100 का बेनिफिट है, ए को कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं। अब उसी तरह से दोनों प्रोड्यूस नहीं करने का डिसीजन लेंगे, दोनों अगर नहीं प्रोड्यूस करने का डिसीजन लेंगे तो किसी को कोई फायदा नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं। बी अगर बोलता है कि मैं प्रोड्यूस नहीं करूंगा, ए बोलता है मैं प्रोड्यूस करूंगा, तो ए को 100 का बेनिफिट है और बी को कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये कंडीशन है। बी मार्केट में पहले एंटर कर जाता है और वो एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन शुरू कर देता है, और मान लो ए अभी मार्केट में है ही नहीं, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये प्रोड्यूस कर रहा है और ये तो कर नहीं रहा है, तो बी को फायदा होगा 100 का और ए को कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, ऐसा वाला कंडीशन होगा। अब क्या होता है, अब अगर ए भी सोचता है मैं भी प्रोड्यूस करूं, तो अगर दोनों प्रोड्यूस करेंगे तो फिर तो दोनों को ही नुकसान है, यहाँ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, पर ए जिस कंट्री से बिलोंग करता है उस कंट्री की गवर्नमेंट अगर ए को $15 की सब्सिडी दे देती है, $15 की सब्सिडी दे देती है, तो ए शुरू कर देता है प्रोडक्शन। ए प्रोडक्शन शुरू कर देगा। अब उसको -10 का नुकसान हो रहा है, 15 की सब्सिडी उसके पास है, तो एट द एंड $5 का फायदा, 5 का फायदा ही हो जाएगा उसको। तो ऐसे कंडीशन में ए प्रोड्यूस करेगा क्योंकि उसे 5 का फायदा हो रहा है, और बी जो है अब उसको -10 का लॉस होने लगेगा। जहां पहले 100 का फायदा हो रहा था, अब उसे -10 का लॉस होने लगेगा। तो वो तो मार्केट से पूरी तरह से हट ही जाएगा और ए मार्केट को ऑक्यूपाई कर लेगा क्योंकि उसकी गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडी दिया था और $15। तो इस तरह से हम देख रहे हैं चीजें कैसे जा रही हैं। अब क्या होगा, जब बी जिस कंट्री से बिलोंग करता है उसकी गवर्नमेंट इस चीज को नोटिस करेगी, तो हो सकता है वो रिटेलिएट करे। वो रिटेलिएट करने के सेंस में बी को और ज्यादा सब्सिडी दे दे, बी को और ज्यादा सब्सिडी दे दे, और फिर क्या होगा, ए के हाथ से चीजें चली जाएंगी। इस तरह से चलता चला जा सकता है, सिचुएशन बुरी से बुरी होती चली जाएगी। तो ये फायदेमंद नहीं होगा, जैसा हम इस गेम तरीके उसे समझ सकते हैं कि ये फायदेमंद नहीं होगा किसी के लिए भी, ये रिटेलिएशन किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से है। तो अगर चीजें जिस तरह से चल रही हैं उस तरह से ही चलने दिया जाए तो ही सबके फेवर में होगा। जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसको क्रिएट किया गया था इन द ईयर 1947। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, अब क्या है, ये किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड रहा था, तो ये प्रिंसिपल थे नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि नेशंस डिस्क्रिमिनेट ना करें एक नेशन के सामान को दूसरे नेशन के साथ, ये वाली चीज। दूसरा इसका प्रिंसिपल था एलिमिनेशन ऑफ नॉन ट्रेड बैरियर्स, तो नॉन टेरिफ ट्रेड बैरियर्स जो हैं, इट शुड बी नॉन टेरिफ ट्रेड बैरियर्स। तो जो हम पूरा देख रहे हैं वो नॉन टेरिफ ही देख रहे हैं। तो नॉन टेरिफ ट्रेड बैरियर जैसे कोटा है, इन सब चीज़ों को जो है उसको भी एलिमिनेट कर दिया जाए। हालांकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है उनको इससे एक्सक्लूड किया गया, उनको एक्सेप्शन कंसिडर किया गया, और साथ में उन नेशंस को भी एक्सेप्शन के तौर पे देखा गया जहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज रहती हैं। साथ में कंसल्टेशन अमंग नेशन सॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट्स, इन पे भी ध्यान दिया गया कि अगर ट्रेड डिस्प्यूट चल रहे हैं किसी नेशन के बीच में, नेशंस के बीच में, तो वो आपस में कंसल्टेशन कर सकते हैं, बातचीत करके उस चीज को सॉर्ट आउट करें। अब आज का लास्ट टॉपिक है द यूरुग्वे राउंड। ये राउंड किया गया था कंडक्ट इन द ईयर 1933, ताकि मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन जो है उसको काफी एनकरेज किया जा सके। 123 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर, और इसमें कई सारी चीजों के बारे में बातचीत हुई और प्रोविजंस बनाए गए।
टैरिफ को लेके बात हुई, टैरिफ को रिड्यूस किया गया, कोटास जो है उसको रिड्यूस करने की बात की गई, एंटी डंपिंग को और ज़्यादा टफर बनाने की बात हुई, देन सब्सिडीज को रिड्यूस करने के लिए कंट्रीज को एनकरेज किया गया। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को लेके ठीक है डिस्कशंस हुआ, जिसके अंदर ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इन सब के अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर हुई थी, वो ये हुआ था जो गैट हमने अभी डिस्कस किया, विच इज जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। उसको रिप्लेस करके एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, उसको बोला गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसको जिनेवा के अंदर बनाया गया। बस इतना है हमारे पास।